आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एल्सवर्थ ने अपनी पुस्तक द इंटरनेशनल इकोनॉमी में बड़े सरल ढंग से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध विभिन्न राष्ट्रों के आपसी आर्थिक संबंधों से है, यानी कि एक देश का विभिन्न देशों के साथ क्या क्या इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं, उन्हीं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में किया जाता है। मान लीजिए ये कोई ए देश है, ठीक है। ये कोई बी, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। ये यूएसए है, ठीक है। ये जापान है, ये देश है। ऐसे ही बहुत से देश हैं। तो इन देशों का यानी कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है इकोनॉमिक के टर्म में, इसका इस देश का इस देश के साथ क्या रिलेशन है, इसका इस देश के साथ क्या रिलेशन है। इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। भारत क्या करता है कि जापान से कुछ वस्तुओं का आयात करता है, भारत जापान को कुछ चीज़ों का निर्यात करता है। ऐसे ही इनके बीच में और भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ के लोग यहाँ पे जाके काम करते हैं, यहाँ के लोग यहाँ पे जाके काम करते हैं, ठीक है। जापान की बड़ी बड़ी कंपनियाँ भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे कि होता है ना, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, एक देश से जाकर दूसरे देश में अपना जो इंस्टीट्यूशन है या फिर ये कहते हैं अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, ठीक है। अब भारत के पास हर चीज़ थोड़ी ही है। मान लीजिए भारत को सऊदी अरब से तेल मंगवाना है, पेट्रोलियम मंगवाना है, तो वहाँ से आयात करेगा, ठीक है। अफ़गानिस्तान को भारत गेहूँ एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं। कोई भी एक देश अपने आप पर मतलब स्वयं देश कोई निर्भर नहीं है, ठीक है। यही इसमें कहा गया है कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनमें आर्थिक संबंधों की शुरुआत होती है और इनके कारण कुछ आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं। यानी कि दो देश आपस में जब व्यापार करते हैं तो आर्थिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप की तो शुरुआत होती है और उसके साथ साथ ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी पैदा हो जाती हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में इन्हीं आर्थिक संबंधों एवं उनसे उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो इकोनॉमिक रिलेशंस बनते हैं और उन रिलेशंस के कारण कुछ आर्थिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। तो इन्हीं समस्याओं और इन्हीं रिलेशंस को का अध्ययन करने के लिए ही हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोफेसर हेरेड के अनुसार, प्रोफेसर हेरेड है, इसने इकोनॉमिक जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है इसकी डेफिनेशन दी है। तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध उन समस्त आर्थिक सौदों से है जो देश की सीमा के बाहर किए जाते हैं। यानी कि ये परिभाषा यही बताती है कि इकोनॉमिक रिलेशंस में बहुत कुछ आता है, ठीक है। जो एक देश की सीमा के बाहर एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है वो सब उन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ही किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। तो ये बता रखा है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं रह सकता, उसी प्रकार एक राष्ट्र भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने का दावा नहीं कर सकता है। तो वही बात है कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए ये नहीं कह सकता कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है।
ये मान लीजिए भारत है, तो भारत में हर चीज़ थोड़ी ही है, कुछ चीज़ों का बाहर से आयात करना पड़ेगा। ऐसे ही भारत विदेशों को निर्यात करता है। तो इसी तरह से इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनते हैं। तो एक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसकी तुलनात्मक लागत बहुत कम होती है, एवं इन वस्तुओं का विनिमय करके दूसरे राष्ट्रों से उन वस्तुओं को खरीदता है जिन्हें वह या तो अपने देश में तैयार नहीं कर सकता है या बहुत ऊंची लागत पर तैयार कर सकता है। प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा देश के कुल उत्पादन की तुलना में नगण्य थी। गत वर्षों में व्यापार पर वृद्धि हुई है। अब मान लीजिए भारत है, तो भारत कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करेगा? भारत उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिन पर लागत कम आती है, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर सकता है भारत, ठीक है। उन जैसे कि मान लीजिए भारत जो है 100 क्विंटल चावल पैदा करता है, ठीक है, और भारत उसी भूमि पर 50 क्विंटल गेहूँ पैदा कर सकता है। तो भारत जो है चावल ही पैदा करेगा, गेहूँ पैदा क्यों करेगा? गेहूँ को पैदा करने में भारत की लागत ज़्यादा आ रही है, तो भारत गेहूँ का प्रोडक्शन नहीं करेगा, भारत करेगा चावल का प्रोडक्शन। भारत पूरा फोकस जो है चावल पे कर देगा। क्यों? क्योंकि उसी लैंड पे भारत 100 क्विंटल चावल पैदा कर रहा है और उसी भूमि के टुकड़े पर, यानी कि एक देश के पास जितनी ज़मीन होती है उसी ज़मीन पर 50 क्विंटल गेहूँ पैदा कर रहा है। तो भारत चावल पर ज़्यादा ध्यान देगा क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा चावल पैदा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि गेहूं को तो कम कीमतों के ऊपर बाहर से भी आयात किया जा सकता है। और इसी के कारण ही जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप या फिर फॉरेन ट्रेड की शुरुआत होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमें वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती गई, तो जिन चीज़ों को अपने देश में कम कीमतों पर प्रोडक्शन कर सकते थे, तो हमने उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया। या जिन चीज़ों को प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा लागत आ रही थी, विदेशों से हमें वही वस्तु बहुत सस्ती मिल रही थी, तो हमने उन चीज़ों का आयात किया। तो इन्हीं आयात निर्यात के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ, ठीक। 17वीं शताब्दी में सबसे पहले वाणिज्यवादी यानी कि मर्चेंटलिस्ट्स ने विदेशी व्यापार पर बल दिया। जो वाणिज्यवादियों ने निर्यात बढ़ाने एवं आयात घटाने में सफल राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र की श्रेणी में रखा है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि शक्तिशाली राष्ट्र वो है जो अपने देश में हर चीज़ को पैदा करके अपने देश के लोगों की संतुष्टि को अधिक कर सकें। यानी कि वो देश जो निर्यात तो ज़्यादा करे और आयात कम करे, वही एक सफल राष्ट्र है। लेकिन उसके बाद में 18वीं शताब्दी के आरंभ में प्रकृतिवादियों ने वाणिज्यवादियों की इस विचारधारा का विरोध किया, किंतु 18वीं सदी के अंत में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का सूत्रपात एडम स्मिथ द्वारा किया गया, किंतु बाद में डेविड रिकार्डो तथा जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रतिष्ठित विचारधारा को आगे बढ़ाया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो एडम स्मिथ है उसने कौन सा सिद्धांत दिया है, वो दिया है अब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। उसी प्रकार से डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी है, उनको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 19वीं सदी तक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र व्यापार का पूर्ण समर्थन किया। उस समय तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रतिबंधों का प्राय अभाव था, किंतु 20वीं सदी और विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध तथा सन 1930 के व्यापारिक मंदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में
कई प्रतिबंधों को जन्म दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को आघात लगा। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस टाइम पे पता लगा कि हर देश को डिपेंडेंट रहना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति तब होती है तो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को आघात लगा। वास्तव में युद्ध और मंदी की स्थितियों ने राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना दिया और ये संरक्षण की नीति अपनाने लगे। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का युग समाप्त हो गया है। वास्तव में समय और परिस्थितियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में परिवर्तन हुआ और उनमें निरंतर वृद्धि हुई है। तो कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कुछ भी नहीं होता है। जैसे युद्ध की स्थिति ले लीजिए, जब युद्ध की स्थिति होती है तब एक देश दूसरे देश से होने वाले व्यापार बंद हो जाते हैं। जैसे कि महामारी कोविड-19 अब आया है, ठीक है, आयात निर्यात पर उतने बैन नहीं लगे, लेकिन फिर भी मंदी की स्टेज तो आई हुई है। ठीक है, और अब देखो कितने रेट जो है हाई जा रहे हैं, हर प्राइस के, हर वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई महत्व नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत महत्व है। ठीक है।